कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी थी शांति देवी। उनके हाथ में बरसों पुरानी जरी वाली ओढ़नी थी, जिसके किनारे जगह जगह से उधड़ चुके थे। बाहर ड्राइंग रूम से महंगे परफ्यूम की महक और ठहाकों की तेज आवाज़ आ रही थी, जो उनके कानों में किसी तीखे शूल की तरह चुभ रही थी। आज उनके बेटे आशीष और बहू पायल के नए आलीशान बंगले की गृह प्रवेश पार्टी थी। पूरे शहर के अमीर और संभ्रांत लोग आए थे। तभी पायल कमरे में आई। उसके चेहरे पर मेकअप की सख्त परत थी और आवाज़ में तेज अहंकार। ओह माँ जी, आप अभी तक इस स्टोर रूम जैसी कोठरी में बैठी हैं? पायल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आपको कितनी बार कहा है, आज पार्टी है। आपको वह पुरानी चीज़ें और यह फटी हुई चादर मेरे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत खराब करेंगी। चुपचाप यहीं बैठे रहिए। मैंने आपके लिए खाना यहीं रख दिया है। शांति देवी ने धीमी आवाज़ में कहा। बेटा, मुझे थोड़ी देर हवा में बैठना था और यह चादर, यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसे फटी हुई मत कहो। पायल ने उपहास किया। पति की निशानी? वाह, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप अभी भी उन 4 पैसों की चीज़ों पर अटकी हैं। अच्छा सुनो, काम तो आपने दिन भर कुछ किया नहीं, लेकिन आज मेरे फ़ोन का बिल भरना है। मैंने तुम्हारी पुरानी सोने की चूड़ी रखी थी ना, उसी को बेचकर बिल चुका दूंगी। वह तो वैसे भी पुरानी डिज़ाइन की थी। शांति देवी के चेहरे पर पीड़ा छा गई। वह चूड़ी उनके स्वर्गीय पति ने वर्षों पहले दी थी। नहीं बेटा, वह चूड़ी मत। वह मेरे पास एक ही तो है। उनके होंठ कांप उठे। पायल ने तिरस्कार से उन्हें घूरते हुए कहा। आपके पास रखने के लिए कोई खजाना नहीं है माँ जी, सिर्फ पुरानी यादें और बेफालतू का सामान। चुपचाप मेरी बात मानिए और आज इस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत भी मत करना, समझी? मेरी पार्टी का मजाक मत बनाना। पायल दरवाज़ा तेजी से बंद करके चली गई। उसकी ऊंची हील की आवाज़ दूर तक गूंजती रही। शांति देवी के हाथ से वह पुरानी ओढ़नी फिसल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने आशीष को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। सर्दियों में इसी पुरानी ओढ़नी में आशीष को लपेटकर खुद रात भर जागती थी। उन्होंने आशीष को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और आज उसी बेटे के घर में उन्हें बेकार और पुरानी चीज़ समझकर एक अंधेरे कोने में बंद कर दिया गया था। शाम गहरे रंग में ढल चुकी थी। पार्टी जोरों पर थी। पायल अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, अपनी दौलत और नए घर की तारीफ़ें सुन रही थी। तभी एक सहेली ने पूछा, पायल, तुम्हारी सास कहाँ हैं? बड़े घर की पार्टी में बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। पायल ने लापरवाही से कहा, अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा पुरानी ख्यालों की है ना, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए ऊपर के कमरे में भेज दिया है। उनके पुराने कपड़े और यह चादर मेरी इस मॉडर्न पार्टी में फिट नहीं होते। तभी दरवाजे पर एक आवाज़ आई, पायल, यह क्या कह रही हो तुम? आशीष यानी कमला देवी का बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसे एक दिन बाद आना था, लेकिन उसने अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी आने का फैसला किया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और अविश्वास था। पायल घबरा गई। आशीष, तुम
तुमने बताया नहीं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आशीष ने अपने जूते उतारे और धीमी सख्त आवाज़ में बोला, मजाक? क्या मेरी माँ को पुराने सामान की तरह स्टोर रूम में बंद करना मजाक है पायल? उसने चारों ओर देखा। सुंदर महंगा फर्नीचर, नई पेंटिंग, चमकती टाइलें, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं थी। माँ कहाँ है? आशीष ने चिल्लाकर नहीं बल्कि ठंडे स्थिर स्वर में पूछा। पायल ने अपने दोस्तों के सामने अपमानित महसूस करते हुए धीरे से उस कमरे की ओर इशारा किया। आशीष तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोला। उसने देखा धूल भरे कमरे में उसकी माँ जमीन पर बैठी थी, अपनी पुरानी ओढ़नी को अपने ऊपर कसकर लपेटे हुए, आंखें सूजी हुई थी। माँ आशीष ने घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ को गले लगा लिया। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? शांति देवी ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। कुछ नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा आराम कर रही थी। माँ अभी बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। आशीष ने अपनी माँ के माथे पर हाथ फेरा। उसका दिल टूट गया। वह तुरंत माँ को गोद में उठाकर बाहर ड्राइंग रूम में ले आया। पायल और उसके दोस्त सन्न खड़े थे। आशीष ने अपनी माँ को सोफे पर बिठाया। फिर वह खड़ा हुआ और पायल की तरफ मुड़ा। पायल, उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने मेरी माँ को इस हाल में पहुँचाने के लिए उनकी अकेली निशानी सोने की चूड़ी बेच दी ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने दिखावा कर सको। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जिस पुरानी चादर को देखकर उनका मजाक उड़ाया, उसी ने मुझे मेरी सर्द रातों में गर्मी दी थी। मेरी माँ का सम्मान तुम्हारी इस नई हवेली और महंगे फर्नीचर से कहीं ज़्यादा कीमती है। पायल रोने लगी। शिवम, मुझे माफ़ कर दो, मैं घमंड में। आशीष ने बीच में ही उसे रोक दिया। तुम्हारा घमंड तुम्हारी दौलत पर नहीं बल्कि मेरी माँ की सहनशीलता पर टिका था। पायल, उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा। माफ़ करना दोस्तों, यह पार्टी यहीं ख़त्म होती है। इस घर को एक सच्चे आशीर्वाद की ज़रूरत है, ना कि इस झूठे दिखावे की। फिर उसने पायल की तरफ देखा। तुम इस घर में नहीं रहोगी पायल। कम से कम जब तक तुम अपनी माँ को सम्मान देना नहीं सीख जाती। मेरी माँ ने मुझे एक सोने की चूड़ी दी थी ताकि मैं पढ़ सकूं, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास अकेले में करना होगा। पायल घुटनों पर गिर पड़ी, लेकिन आशीष ने उसे उठाने से मना कर दिया। बेटा, उसे माफ़ कर दो, शांति देवी ने धीरे से कहा। नहीं माँ, आशीष ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब और नहीं, आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। अब मैं आपको सिर्फ सम्मान और शांति दूंगा। आशीष अपनी माँ को लेकर घर से निकल गया। घर में फैली ठंडी महंगी खामोशी पायल को पहली बार एक काली दीवार जैसी लगी। वह सोफे पर बैठी और उस पुरानी ओढ़नी को जिसे उसने फेंकने को कहा था, आपने सीने से लगा लिया। उस रात उसने पहली बार समझा कि रिश्ते की गर्माहट सोने के हार से नहीं बल्कि एक पुरानी चादर में लिपटे सच्चे दिल से आती है। आशीष माँ शांति देवी को लेकर एक छोटे किराए के घर में आ गया जो शहर के शोर से दूर था। उसने जानबूझकर कोई लग्जरी जगह नहीं चुनी ताकि उसकी माँ को वह सादगी और शांति मिल सके जो उन्हें पसंद थी।
शांति देवी ने हौले से उस पुरानी ओढ़नी को अपने सिरहाने रखा और सुकून की एक सांस ली। बेटा, उन्होंने आशीष के गाल को छूते हुए कहा, तुमने पायल के साथ बहुत सख्त तरीका अपनाया। माँ, मैंने सख्त तरीका नहीं बल्कि सही फैसला लिया है, आशीष ने कठोरता से कहा। जिसने तुम्हें एक स्टोर रूम में बंद किया उसे मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं। इधर पायल पूरी तरह टूट चुकी थी। आलीशान बंगला अब उसे एक खाली ठंडी गुफा लग रहा था। कोई आदेश देने वाला नहीं था, कोई काम करने वाला नहीं था और सबसे बड़ी बात, कोई ममता का सागर नहीं था जिसे वह रोज जहर से भरती थी। अगले दिन पार्टी के बचे खुचे महंगे पकवान देखते ही उसे घिन आ गई। उसने पहली बार खुद से चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन दूध जल गया। जब उसने घर की सफाई शुरू की तो उसकी कमर टूट गई। एक दिन में उसे समझ आ गया कि जिस काम को वह बुढ़िया का कछुआपन कहती थी वह दरअसल अथक और मौन सेवा थी। उस दिन वह रात भर सो नहीं पाई। बिस्तर पर मखमली चादरें उसे चुभ रही थी। उसे बार बार शांति देवी का पीला पड़ा चेहरा और हाथ में कांपती हुई वह पुरानी ओढ़नी याद आती थी। उसे अपनी सोने की चूड़ी बेचने की बात याद आई और पहली बार उसे लगा कि उसने सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि किसी की यादों को बेचा था। अगली सुबह पायल ने हिम्मत जुटाई। उसने घर के सारे काम किए बिना किसी नौकर की मदद के फिर उसने अपनी सबसे पसंदीदा महंगी साड़ी बेची और उस पैसे से माँ के लिए एक आरामदायक गद्दा, एक नई ऊनी शॉल और कुछ फल खरीदे। वह सीधे उस किराए के घर पहुंची जहां आशीष और शांति देवी रह रहे थे। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसका रॉयल एटीट्यूड अब डर और लज्जा में बदल चुका था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। आशीष ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर आशीष का चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? पायल कांप उठी। मैं माजी से मिलना चाहती हूँ और तुमसे बात करनी है। बात करने लायक अब कुछ नहीं बचा है। पायल आशीष ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी शांति देवी की धीमी आवाज़ आई। कौन है बेटा आशीष? कोई नहीं माँ, तुम आराम करो, आशीष ने कहा। लेकिन पायल ने दरवाजे को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी प्लीज़, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सिर्फ आपको अपमानित नहीं किया बल्कि मैंने उस बलिदान का अपमान किया जिसने मेरे पति को पाला। मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक बार आपको बताना है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आशीष ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। शांति देवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब भी पीड़ा थी, लेकिन हमेशा की तरह ममता भी थी। शांति देवी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने पायल के कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। आंसू मत बहाओ बेटा, उन्होंने कहा। मुझे पता है तुम्हें सच में पछतावा है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आशीष ने अपनी माँ को देखा। माँ, यह क्यों कर रही हो? यह सब ड्रामा है, इसे यहाँ से जाना होगा। शांति देवी ने प्यार से आशीष को रोका। नहीं बेटा, यह ड्रामा नहीं है। मेरी चूड़ी का दर्द मेरे दिल को छू गया था, लेकिन उस दर्द ने ही पायल के दिल की आंखें खोली हैं। उन्होंने पायल की तरफ मुड़कर कहा, पायल, मेरी एक बात याद रखना।
घर की रौनक सोने से नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत से होती है। तुम बाहर बहुत हंसती थी, लेकिन जिस घर में माँ को कोना मिले उस घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। पायल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। माँ जी, मैं सच में बदल जाऊंगी। मुझे एक मौका दो। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे घर नहीं, आपकी छाया चाहिए। आशीष की आंखों में अब द्वंद्व था। एक तरफ उस रात का दर्द, दूसरी तरफ माँ की असीम दया। आशीष ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में पायल से कहा, ठीक है पायल, माँ तुम्हें माफ़ कर रही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें एक शर्त माननी होगी। पायल ने तुरंत सिर उठाया। मैं हर शर्त मानूंगी। आशीष, तुम घर जाओ। उस आलीशान बंगले में जहाँ तुमने माँ को बंद किया था, तुम अकेले रहोगी। कोई नौकर नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दिखावा नहीं। तुम्हें हर दिन अपने हाथों से माँ के लिए खाना बनाना होगा और वह खाना मेरे दरवाजे पर रख कर जाना होगा। ना तुम अंदर आओगी, ना मैं तुम्हें देखूंगा, जब तक माँ को यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारा पश्चाताप सच है। तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। पायल के चेहरे पर आंसू थे, पर एक उम्मीद की किरण भी थी। मुझे मंजूर है। उसने शांति देवी के पांव छुए और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। पायल उस दिन अपने बंगले वापस चली गई, खाली हाथ नहीं बल्कि एक भारी पश्चाताप और सेवा के इरादे के साथ। उसे पता था यह घर उसे अब तभी मिलेगा जब उसका हृदय निर्मल होगा। पायल अपने आलीशान बंगले में अकेली रह गई थी। जिस घर को उसने अपने घमंड और दिखावे का प्रतीक बनाया था, वह अब उसे उसकी गलतियों का कारागार लग रहा था। उसने आशीष की शर्त स्वीकार की थी। कोई नौकर नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दिखावा नहीं। सबसे बड़ी चुनौती थी रसोई। पायल ने कभी चूल्हा नहीं जलाया था। पहले दिन जब उसने दाल उबालने की कोशिश की तो पानी सारा बाहर उबल गया और गैस बर्नर पर चिपचिपाहट फैल गई। सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट गई। उसे याद आया कि कैसे वह शांति देवी को देखकर कहती थी, माँ जी, आपसे तो एक काम ठीक से नहीं होता। अब उसे समझ आया कि माँ की धीमी गति दरअसल सालों की अथक मेहनत का परिणाम थी। वह रोज शाम लड़खड़ाते हाथों से शांति देवी के लिए खाना बनाती। खाना सादा होता था, पतली दाल, 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। यह जानबूझकर सादा होता था क्योंकि पायल को याद था कि उसने अपनी सास को बासी और रूखा सूखा खाना दिया था। वह रोज शाम को स्कूटर से उस छोटे से घर के दरवाजे तक जाती जहां उसकी सास रह रही थी। वह चुपचाप बिना घंटी बजाए खाने की थाली दरवाजे पर रख देती। थाली पर हमेशा एक छोटी सी चिट होती थी जिसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे होते थे, माँ जी क्षमा करें। कई बार आशीष दरवाज़ा खोलकर उसे देखता, पर वह एक शब्द भी नहीं कहता। उसकी आंखें केवल शक और शक्ति से भरी होती थी। पायल चुपचाप अपना सिर झुकाती और लौट आती। एक दिन घर की सफाई करते हुए पायल को स्टोर रूम के कोने में शांति देवी की पुरानी जरी वाली ओढ़नी मिली। उसने उसे उठाया। वह ओढ़नी सिर्फ फटी हुई नहीं थी, उसमें बरसों की मेहनत और ममता की महक थी। पायल ने उसे अपने चेहरे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी।
उसे याद आया कि कैसे इसी ओढ़नी को उसने फटी हुई चादर कहकर मजाक उड़ाया था। उस रात उसने उसी ओढ़नी को अपने ऊपर ओढ़कर जमीन पर सोने की कोशिश की। ठंड और असुविधा ने उसे चैन नहीं लेने दिया, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक गहरी शांति थी। शायद यह पश्चाताप की शांति थी। 1 महीने बाद पायल का बाहरी रूप पूरी तरह बदल गया था। उसका महंगा मेकअप और दिखावा खत्म हो चुका था। वह सादगी से रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह थी परिश्रम और विनम्रता की चमक। खाना बनाते समय वह गुनगुनाने लगी थी। वह अब खाने में रोज माँ के लिए एक ऐसी चीज़ जरूर बनाती जो उसे बचपन से सबसे ज़्यादा पसंद थी, बेसन के लड्डू। सत्र का आखिरी दिन था। पायल ने एक साधारण सी थाली तैयार की। इस बार वह दरवाजे पर सिर्फ खाना नहीं लाई, बल्कि अपनी सोने की चूड़ी की जगह पहनी हुई पीतल की टूटी चूड़ी भी लाई, जिसे उसने बाजार से खरीदा था। यह उसके घमंड के टूटने का प्रतीक थी। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो आशीष ने दरवाज़ा खोला। इस बार पायल ने तुरंत आंखें नहीं झुकाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक दृढ़ निश्चय भी था। पायल ने धीमी आवाज़ में कहा, आशीष, मैं जानती हूँ मेरे 1 महीने के काम से माँ का दर्द कम नहीं होगा, लेकिन आज यह खाना माँ के लिए नहीं, बल्कि उस माँ की ममता के लिए है जिसे मैंने पैरों तले रौंदा था। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस यह चाहती हूँ कि माँ इसे स्वीकार कर ले। उसने खाना और वह टूटी हुई पीतल की चूड़ी दरवाजे के पास रख दी और बिना आशीष के जवाब का इंतजार किए मुड़कर जाने लगी। आशीष स्तब्ध खड़ा था। उसने दरवाजे पर रखे बेसन के लड्डू को देखा, जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे माँ उसके बचपन में बनाती थी। उसने चूड़ी को उठाया। यह महंगी नहीं थी, पर यह प्रायश्चित का मोल थी। तभी शांति देवी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने पायल को जाते हुए देखा। आशीष, उन्होंने प्यार से कहा, उस लड़की ने आज मेरे लिए खाने के साथ साथ अपने घमंड का भी बलिदान दिया है। मुझे इसकी महक आ रही है। आशीष ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ शुद्ध निर्मल संतोष था। बेटा, जाकर उसे रोक लो। अब समय आ गया है कि इस टूटी चूड़ी को एक नए रिश्ते की डोर से जोड़ा जाए। आशीष ने उस टूटी हुई चूड़ी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ भागा, जहाँ पायल अभी गली के मोड़ पर ही पहुंची थी। वह चिल्लाया, पायल, रुक जाओ। पायल ने मुड़कर देखा। आशीष भागकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान थी, जो शक की नहीं बल्कि माफ़ी और उम्मीद की थी। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की डोर अब उनके हाथों में थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।